लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं आज की कवर स्टोरी। पहले नफरत, फिर आफत और अब पुराना दोस्त भारत। अपने नए कार्यकाल में ट्रंप ने भारत को कम आंकने की कोशिश की और शायद अब उन्हें इस बात का आभास हो गया है कि उन्होंने गड़बड़ कर दी है। शायद इसीलिए ट्रंप के सुर अब भारत के लिए बदले बदले नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या ट्रंप वाकई अब पछता रहे हैं? क्या ट्रंप भारत की विदेश नीति को समझ नहीं पाए और अब उनको कुछ नई बातें समझ में आ रही हैं? ट्रंप का अगला कदम अब क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि बार बार अपना रुख बदलने वाले ट्रंप के इस जेस्चर को किस तरह से देखा जाए, और अगर वाकई में ये दोस्ती की पेशकश है तो कितनी टिकाऊ माने हम ट्रंप की दोस्ती को। आज करेंगे इसी पर चर्चा। मेरे साथ होंगे खास मेहमान। पहले छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद लौटते हैं। भारत के खिलाफ दिन रात दहाड़ने वाले ट्रंप पर भारत ने कूटनीतिक और संयम का ऐसा दांव खेला कि ट्रंप न सिर्फ दबाव में आए बल्कि दोस्ती का राग भी गुनगुनाने लगे। टैरिफ किंग, डेड इकोनॉमी जैसे शब्दों से भारत को पुकारने वाले ट्रंप को मोदी की दोस्ती की दुहाई देनी पड़ रही है। कुछ हफ्ते पहले तक ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगाकर रूसी तेल खरीद और एक तरफा व्यापार का आरोप लगा रहे थे। लेकिन अब ट्रंप दोस्ती के गीत गुनगुना रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा। भारत अमेरिका का रिश्ता खास है। आखिर इस यू टर्न की वजह क्या है? पर्दे के पीछे की कहानी आखिर है क्या? जानकारों का मानना है कि ट्रंप का नरम रुख पछतावा नहीं, दरअसल स्ट्रेटेजिक यानी रणनीतिक है। कुछ विदेश नीति विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप का सख्त बयान दबाव बनाने की चाल थी, लेकिन भारत की कूटनीतिक दृढ़ता ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। भारत ने ना तो टैरिफ का जवाबी हमला किया, ना ही रूसी तेल खरीद रोकी, जिससे ट्रंप को लगा कि भारत को नाराज करना उल्टा पड़ सकता है। न्यूयॉर्क टाइम के विश्लेषण में कहा गया कि ट्रंप की सख्ती ने भारत को चीन रूस के करीब ढकेल दिया, जिसे देखते हुए ट्रंप ने नुकसान कम करने के लिए दोस्ती का राग छेड़ा। इसके अलावा ट्रंप की घरेलू आलोचना भी वजह बनी। खुद अमेरिका में लोग ट्रंप को चिता रहे हैं कि भारत जैसे पुराने सहयोगी को खोना अमेरिका की रणनीतिक भूल होगी, खासकर जब चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। इसके अलावा ट्रंप की सख्ती के बावजूद भारत की ओर से ट्रेड बातचीत जारी रखने की कोशिश ने भी ट्रंप को हक्का बक्का छोड़ दिया और उन्हें आखिरकार गलती का एहसास हुआ। दरअसल भारत ने बिना उत्तेजना के गांधीयन नजरिए से संविनय और संयमित प्रतिक्रिया दी। ट्रंप प्रशासन शायद इसकी अपेक्षा नहीं कर रहा था। आखिर में ट्रंप के पछतावे वाली पोस्ट पर भी भारत ने किसी तरह की जीत या घमंड जैसा कोई बर्ताव नहीं किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं ट्रंप की भावनाओं की कदर करता हूं। भारत अमेरिका का रिश्ता सकारात्मक है। इस तरह भारत ने यह दिखा दिया कि बात जब राष्ट्रीय हितों की हो तो कूटनीतिक संयम से बात बन सकती है। हालांकि विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत के अड़िग रुख को साफ करते हुए कहा कि भारत रूसी तेल पर अपनी नीति नहीं बदलेगा और अमेरिका का सेलेक्टिव रवैया, जिसमें वो चीन पर नर्म रहता है और सिर्फ भारत पर गर्मी दिखाता है, दरअसल नाइंसाफी है। अखबारों के कॉलम्स से लेकर सोशल मीडिया पर तमाम विशेषज्ञ इसे ट्रंप की डैमेज कंट्रोल चाल मानते हैं, तो कुछ कहते हैं कि भारत की ताकत ने ट्रंप को झुका दिया। कुल मिलाकर विश्लेषण यही कहता है कि ट्रंप का नरम रुख दबाव की रणनीति का हिस्सा तो है, लेकिन भारत की मजबूती और वैश्विक कूटनीति ने उन्हें दोस्ती की बात करने पर मजबूर कर दिया। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप की ये दोस्ती का दांव दिल से है या सिर्फ दिखावा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं खास मेहमानों का। एम्बेसडर एसडी मुनी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विदेश मामलों के आप जाने माने जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है एम्बेसडर मुनी सर आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं मनोज जोशी सर, डिस्टिंग्विश्ड फेलो और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के आप जाने माने जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है जोशी सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं अतुल जोशी सर, फाउंडर एंड CEO ऑयस्टर कैपिटल के। बहुत बहुत स्वागत है जोशी सर आपका भी हमारे शो पर। मुनी सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। आप किस तरह से देख रहे हैं सर, ये यकायक ट्रंप को क्या हुआ? ये एक तरह से एनलाइटमेंट था उनका, वस्तुस्थिति से उनका साक्षात्कार था सर, या फिर ये कोई एक ब्रॉडर रणनीति का हिस्सा है? देखिए, मेरे समझ में ट्रंप को ये समझ आने लगा कि जो उनकी 50% की
टैरिफ पॉलिसी थी इंडिया के लिए वो टोटली इरेशनल थी, उसका कोई आधार नहीं था। और ये क्यों समझ में आने लगा, उसमें सिर्फ भारत की रणनीति तो एक तरफ है ही है, लेकिन ये मानिए कि अमेरिका में ही उसका इतना विरोध हो रहा था। कांग्रेसमैन उसका खिलाफत कर रहे थे, मीडिया उसकी ओपोज कर रहा था, स्टेट और पेंटागन कह रहे थे कि ये पॉलिसी ठीक नहीं है, और जो पुराने उनके सलाहकार थे, यहाँ तक कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो भी कह रहे थे कि ये जिस ढंग से काम किया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। उधर यूरोप में अगर आपको याद हो तो ट्रंप ने एक स्टेटमेंट किए दिया था और ये कहा था यूरोप से कि आप भी भारत से वो रशियन ऑयल से बने हुए प्रोडक्ट्स मत खरीदिए, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। अब यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, फ्रांस भारत के नज़दीक ही रहना चाहता है, और ईयू अब उसके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए बैठा हुआ है। जर्मनी ने अपना अच्छा रुख बताया भारत के लिए, तो उनको समझ में आया कि ये भी बात चलेगी नहीं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं उनको अपनी नीति की जो खामियां थी उसका एहसास होने लगा। लेकिन अभी भी मैं ये मानूंगा कि ट्रम्प अनप्रडिक्टेबल है। हाँ, एक तरफ उन्होंने मोदी जी से दोस्ती की बात की है, भारत को कोई नुकसान नहीं होगा ऐसा भी उन्होंने कहा है, लेकिन ये भी कहा है कि रूस के ऊपर जो सेकेंडरी सैंक्शंस लगने हैं उसको मैं अभी देखूंगा। अभी भी, और दूसरे दिन वो रूस के लिए, इसलिए बहुत अनप्रडिक्टेबल है, और हमको वी मस्ट बी ऑन द कॉशन। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पता नहीं कब उसके रुख में बदलाव आ जाए, क्योंकि वो दो बातों से मूव होते हैं, एक तो अपने ईगो और विम्स के आधार पर, और एक उनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट के आधार पर। एब्सोल्युटली सर। मनोज जोशी सर, जिस वक्त ट्रम्प का ये ट्वीट या जो ट्रुथ सोशल पर उन्होंने जो अपना पोस्ट डाला और कहा कि लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है, ऐसा लगा कि एक पुराना दोस्त, उसके उसके भाव जो हैं वो बड़े दर्द भरे हैं, एक पछतावा है, एक दर्द है उनकी बात में। लेकिन उसके फिर तमाम विश्लेषण भी होने लगे। हालांकि भारत का बड़ी सधी हुई प्रतिक्रिया आई और भारत ने भी हाथों हाथ बड़े संयमित भाव से उसका जवाब दिया। लेकिन क्या ये वाकई में आप देख रहे हैं सर कि किसी तरह का पछतावा है, या फिर जैसा मैंने मुनी सर से भी पूछा कि ट्रम्प जिस बात के लिए जाने जाते हैं कि उनका अगला कदम, अगली चाल क्या होगा, नोबडी नोज, तो क्या ये एक चाल है या फिर वाकई में उनका दिल पिघला है? देखिए, दिल तो नहीं पिघलता है ट्रम्प साहब का। वो तो अपनी ही मनमानी करते हैं, हर मोड़ पे अपनी मनमानी करते हैं। मैं समझता हूं कि ये एक चाल है, क्योंकि अच्छे शब्द तो उन्होंने कह दिए हैं, दोस्ती की बात कर ली है, और जहां तक कि टैरिफ है वो तो लगाया है। ये 50% टैरिफ जो है ये तो लगाया है, और इसका असर जो है दिन रात आप देखते हैं भारत में जब की खबरें देखते हैं तो पता लगता है कि बाकी हमारे इंडस्ट्री पे क्या असर हो रहा है। तो ये मीठी मीठी बातें करना जो है, मैं नहीं समझता हूं कि इसका कोई खास मतलब है। और जैसे मुनी साहब ने कहा, ट्रम्प जो है बहुत ही अजीब किस्म की पर्सनैलिटी है, कभी भी बदल सकता है। क्या उनके पीछे क्या मोटिवेशन है, मतलब जो उनकी पॉलिसीज है उसके पीछे क्या मोटिवेशन है, वो समझना बड़ा मुश्किल है। और आज की हालत में यह है कि पहले तो ये स्पष्ट था, उनके कुछ एडवाइजर्स थे जो उनके जाने माने स्टेट डिपार्टमेंट होगा या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होगा, वहां में एडवाइजर्स थे, उनके नाम जानते थे, उनके काम जानते थे। पर आज ये पता नहीं लग रहा है कि कौन उनको एडवाइस कर रहा है, कौन उनको राय दे रहा है जिससे वो ये कदम उठा रहे हैं। और अगर वो नवारो जैसे लोग हैं तो फिर आप जानते हैं उसकी असलियत। और अगर नवारो के जैसे लोग हैं तो नवारो भी बोले जा रहे हैं, मतलब अभी तक चुप नहीं हुए हैं, और उनकी रैंक है व्हाइट हाउस एडवाइजर की। तो मैं समझता हूं कि ये फिलहाल जो है इसको देखना होगा। प्रधानमंत्री ने जवाब तो दे दिया, मैं समझता हूं कि जवाब थोड़ी जल्दबाजी की, थोड़ा और इंतजार करते और देखते कि ट्रंप आगे क्या कहते हैं। मुझे लगता है कि ट्रंप जो तियानजिन से जो फोटो दिखी थी
पुतिन, शी जिनपिंग और ट्रंप की, उससे बौखला गए। ऐसी चीजें जो हैं ट्रंप को काफी बौखलाती हैं, उससे बौखला गए और उस वजह से उन्होंने जो है आगे बात करी। पर अब जो है हमको ये देखना है कि अगला कदम क्या होगा, क्योंकि अगला कदम तो उन्होंने ही लेना है। 50% टैरिफ तो उन्होंने ही लगाया है। जब तक अगले कदम हम उनकी नहीं देखते हैं तो मैं समझता हूं कि ज्यादा जो है इस बात पे कोई उत्साह नहीं दिखाना चाहिए। दो तीन बात आपने बड़ी दिलचस्प कही सर, कि एक तो भारत को ज़्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए। भारत ने बहुत जल्द ही ट्रंप का जवाब दिया। और तीसरा, आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बोली कि इतना खुश होने की ज़रूरत क्या है, 50% टैरिफ तो अभी अपनी जगह ही हैं। जोशी सर, ये जो हम गर्मजोशी दिखा रहे हैं और इसको वैसे तो स्वाभाविक रूप से मैंने अपनी रिपोर्ट में भी कहा कि भारत ने बड़ा संयमित होकर और ना किसी जीत के भाव में और ना किसी घमंड के भाव को हमने दर्शाया। ये तो विश्लेषण हो रहा है कि साहब भारत जीत गया, ट्रंप झुक गए, पर दरअसल वस्तुस्थिति ये नहीं है। 50% टैरिफ अभी अपनी जगह ही है। तो इसमें ट्रंप के झुकने के विश्लेषण आपके मायनों में क्या हैं जोशी सर? देखिए, हमारी जो रणनीति थी बहुत ही बढ़िया थी। मॉडर्न चाणक्य मैं कह सकता हूं। ट्रंप को, जैसे आपने कहा, बहुत ही बढ़िया शब्द आपने यूज किए थे, नफरत, आफत और फिर भारत। तो मैं कहूंगा कि हमने कहा पहले कंफ्यूजन, फिर उसका फ्रस्ट्रेशन और अब है उसके मन में स्केयर, डर। तो जब उसने जनवरी से आवाज करना चालू किया तो हमने बिल्कुल रिप्लाई नहीं दिया, सिर्फ ट्रेड की बातें करते रहे, भाई हम ट्रेड निगोशिएशन चल रहे। लेकिन एक तरफ यूएस का प्रेसिडेंट ट्वीट कर रहा है और हमारे यहाँ से एक मिनिस्टर कर रहा है, कैबिनेट मिनिस्टर है लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है। तो हम उसका जवाब, आप देखिए हमने कितनी अच्छी तरह से उसकी व्यू रचना की है। उसके बाद में वो कंफ्यूज हो गया कि भाई मोदी जी क्यों नहीं कर रहे, तो एक कंफ्यूजन होगा। उसके बाद में उसने अप्रैल में डिक्लेयर कर दिया कि हम 50% डालेंगे, तो भी जवाब नहीं दिया। तो फ्रस्ट्रेशन आने लगा, भाई ये लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे। और हमारी जो साइलेंस थी वो बहुत ही फ्रस्ट्रेशन उसको आ गया, ट्रंप को। अब जब एससीओ हो गया तो उसको डर लगने लगा। इस बीच में हमने एक बहुत ही छोटी सी एक चीज की थी, जो हमने एक लॉबिंग एजेंसी को हायर कर लिया था। तो आप देखेंगे कि ट्रंप के मंत्रिमंडल, हाँ जी, वहां भी हमने देखा कि उसके अंदर से ही आवाज आना चालू हो गया कि भाई हमारी 20 साल की मेहनत पे पानी फेर गया, ये हो गया, वो हो गया। अब हो क्या रहा है कि इंटरनली जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ता चला जा रहा है। एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूं, न्यू जर्सी में जहाँ पे काफी सारे इंडियंस रहते हैं, वहाँ के रेस्टोरेंट में आज से 4 महीने पहले डोसे का भाव था $16, आज हो गया $19। तो आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी इन्फ्लेशन 20% बढ़ गया है। तो टैरिफ आई नहीं, लेकिन जो इमिग्रेंट्स के साथ कर रहा है, जो टैरिफ के साथ हो रहा है, उसकी वजह से धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन बढ़ते जा रहा है। दूसरा, वो जो इंटरनली जो कर रहे हैं कि भाई ये स्टेट के ऊपर उन्होंने नेशनल गार्ड लगा दिए, शिकागो में लगा दिए, वॉशिंगटन डीसी में लगा दिए, तो कहीं ना कहीं उसको ये डर बैठ गया है कि अब मैं करूं तो क्या करूं। पीछे तो हटने से रहे, वो उनको ईगो आ रहा है बीच में। अब हम दूसरी तरफ से देखें, इकोनॉमिकली देखें, तो एक चीज बहुत उभर के क्लियर आ रही है कि जितने भी वाइट कंट्रीज हैं, जिसको हम वेस्टर्न कहते हैं या नाटो कह सकते हैं, उनकी होल्डिंग यूएस ट्रेजरी की बढ़ रही है। बाकी की पूरी दुनिया की, चाहे वो चाइना हो, चाहे इंडिया हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, सबकी यूएस ट्रेजरी की होल्डिंग कम होती जा रही है। और खास करके यूरोपियन कंट्रीज, उसमें भी यूके, जिस गर्मजोशी से वो यूएस ट्रेजरी खरीद रहा है, इट्स अनफोर्सीन। इतना जैसे कि वो लिटरली सपोर्ट कर रहा है, वो बाईबैक कर रहा है कि मतलब दुनिया बेच रही है और यूके खरीद रहा है। ये सिचुएशन है आज की तारीख में। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। इनके पास कोई रास्ता नहीं है, अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स चले गए तो ये क्या करेंगे। तो चारों तरफ से वो घिर गए, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, और जो कहते कि रणनीति जो होनी चाहिए ईस्ट और वेस्ट के बीच में, जो एक बैलेंस इंडिया बना रहा था, वो उसने डिस्टर्ब कर दिया है। तो अब उसको ये डर लगने लगा कि अब मेरा क्या होगा। पीछे हटने का तो उसको सवाल नहीं है क्योंकि वो ईगो है। तो मेरे ख्याल से ये एक उसने विंडो खोली है कि शायद इसके थ्रू में अगर जरूर पड़ी तो हाथ बढ़ा सकूंगा। लेकिन हकीकत यह है कि टैरिफ रहने दो,
टैरिफ रहनी ही चाहिए। टैरिफ रहने से हमसे ज्यादा नुकसान यूएस को है। वो जल्दी नीचे घुटने टेक देगा, ना कि हम। हमारे पास ऑलरेडी ऑल्टरनेट मार्केट्स गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है, कॉस्ट कम कर रही है, और हमारे सप्लायर्स का रिप्लेसमेंट कम से कम 2.5 से 3 साल लगेगा यूएस को। तो टैरिफ यूएस को ही लेनी है, उसको ही एब्जॉर्ब करनी है, ना कि भारत वालों को। अब ये क्वेश्चन है कि भैया पहले जो 1.5-2 महीने है जी। उसमें शिपमेंट्स डिले करेंगे, वो कुछ थोड़ा थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, लेकिन अल्टीमेटली यूएस पे ही ये सारा टैरिफ जाएगा, क्योंकि रिप्लेसेबिलिटी शॉर्ट टर्म में बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी इंडस्ट्री ले लीजिए, खाने से लेके इंजीनियरिंग तक, कहीं भी रिप्लेसेबिलिटी नहीं है। तो मेरे ख्याल से इंडिया बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, और हमारी रणनीति काफी मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी है। और मोदी जी ने जो जवाब दिया मेरे ख्याल से ठीक ही दिया, ऑन द स्पॉट। कि भी आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हो तो भारत का प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्स देता है। आप उल्टी सुल्टी दिमाग बगैर की बातें करते हो पागलों की तरह, तो हमारा कोई छोटा सा आदमी आपको जवाब दे देगा। ओके। अब एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये होता है, एसडी मुनी सर मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक बड़ा सवाल ये होता है कि जो इनिशियल जो पोस्ट था ट्रम्प साहब का, और वो था इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, वी जस्ट हैव मोमेंट्स ऑन ओकेजन। अब ये किसको कह रहे थे ट्रम्प साहब कि चिंता मत कीजिए? बार बार कह रहे हैं कि नथिंग टू वरी अबाउट, अब ये चिंता मत कीजिए। अब कुछ विश्लेषण ये आ रहे हैं कि दरअसल हिंदुस्तानी कारोबारियों की जो लॉबी है और हिंदुस्तान से बिजनेस करने में जो अपना फ़ायदा समझते हैं, अमेरिका का जो फ़ायदा समझते हैं, और वो दरअसल उन लॉबी का प्रेशर था, और ट्रंप इतने दबाव में आ गए कि उन कारोबारियों को, उन बिजनेस पर्सन को, उन लॉबिस्ट को ये कह रहे हैं कि डोंट वरी, नथिंग टू वरी। ये भारत के लिए नहीं था दरअसल, ये दरअसल उनके लिए था, उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो जैसा अभी जोशी सर ने भी बताया कि भारत ने राजनयिक कूटनीति और साथ ही साथ जो कारोबारी रिश्ते हैं उन सबका ऐसा प्रेशर बनाया कि अंत तो गत्वा ट्रंप को उस पर आना पड़ा। तो इस पर आपका क्या कहना है सर? वो जो लॉबिंग है, वो जो काम कर रही है वहां पर, उनका कितना दबाव था अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर? नहीं, उनका प्रभाव भी रहा है, लेकिन देखिए भारत और अमेरिका के रिश्तों में दो बड़े पहलू हैं। एक तो आर्थिक पहलू है और दूसरा सामरिक पहलू है। और सामरिक पहलू में दो बातें आती है। एक तो भारत का जो व्यापार बाजार जो है, जिसमें खपत होती है, सबसे दुनिया का सबसे अधिक उभरने वाला बाजार है भारत का। 140 करोड़ लोग करीब 5.5 से लेके 6% तक की ग्रोथ रेट से बढ़ रहे हैं। बताइए दुनिया में और कहाँ पे ऐसा मुल्क है जो इस ढंग से बढ़ रहा हो? तो कोई भी दुनिया का देश भारत को नकार नहीं सकता है, और उसकी तरफ, उसके मार्केट को। और ट्रंप भी जानते हैं कि भारत ने पिछले 10-15 सालों में कितने आर्म्स खरीदे हैं, कितना स्ट्रेटेजिक सपोर्ट क्वाड को लेकर और चीन को लेकर। देखिए इंडो पैसिफिक नाम क्यों रखा गया? ये अमेरिका ने रखा। क्यों रखा? कि भारत को लाना जरूरी था चीन को संतुलित करने के लिए एशिया पैसिफिक में। तो ये स्ट्रेटेजिक मामला है, उसको शायद वो इंगित कर रहे हैं कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम आपके साथ बने रहेंगे। लेकिन जैसा मनोज ने कहा, जो सवाल है बड़ा, सबसे बड़ा, कि अगर वो जो अपने अंदर स्टेक होल्डर्स हैं उनसे प्रभावित हुआ है, तो फिर वो टैरिफ के ऊपर बात क्यों नहीं करता? या ये वेट कर रहे हैं वो कि जो नेगोशिएशंस होंगे, नेगोशिएशंस को, प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए, और जैसा एग्रीमेंट आएगा फिर उसको हटाएंगे ताकि उनका ईगो भी रहे? तो वहां पर एक दुविधा है। इकोनॉमिक फ्रंट में अभी भी मैं समझता हूं अनसर्टेनिटी है, और हमको बहुत सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, क्या इसको इस तरह से देखा जाए कि अगर वो बिजनेस लॉबी को ये कह रहे हैं कि भाई हमारे बीच में सब कुछ ठीक ठाक है, आप चिंता मत करो, दिस इज मोमेंट ऑफ टाइम, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो सब कुछ है ये सिर्फ टैरिफ नेगोशिएशंस पे हो रहा है? लॉन्ग टर्म में जैसा कहा रहा है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अपने सर्वकालिक खराब स्थिति में पहुंच चुके हैं, ऐसा ना हो, सिर्फ टैरिफ की वजह से हो, ये क्या ट्रंप बताना चाह रहे हैं? हाँ, यही बताना चाह रहे हैं वो। आपके उन्होंने जो बिजनेस काउंसिल की मीटिंग की थी, उसमें देखिए कितने बड़े बड़े बिजनेसों के जो सीईओज हैं वो इंडो अमेरिकन लोग हैं। तो जो 3 बड़े पहलू हैं अमेरिका और भारत के संबंधों के,
एक चीन बड़ा पहलू है जिससे कि दोनों देश बहुत नजदीक आए हैं, एक भारत का बाजार बड़ा पहलू है, और तीसरा इंडो अमेरिकन एक बड़ा बड़ा पहलू है। और उसको भी उन्होंने सिलिकॉन वैली में जाके कहना शुरू किया कि आप लोग इनको मत एम्प्लॉय कीजिए, दूसरा बनाइए, इनको हटाइए यहाँ से। ये सब बातें जो उन्होंने की थी, उससे उनको अब एहसास होने लगा है कि ये सब दकियानूसी बातें थी, इनका कोई आधार नहीं था, तर्क संगत नहीं थी, और इससे अमेरिका को नुकसान होगा। एब्सोल्युटली। मनोज सर, अब आगे क्या सर? और ये जो क्योंकि ट्रम्प साहब के साथ दिक्कत ये है कि अगर वो फ्रेंडशिप भी कहते हैं मोदी जी के लिए, तो फ्रेंडशिप भी तो, दोस्ती भी तो एक तरह से ऐसा लगता है कि ये ईगो ड्रिवन है, जो कि वो पर्सनल डायनामिक्स में जिस तरह से सुबह शाम रात दिन अलग अलग वो बदलते रहते हैं, तो फिर कितना हम इस स्टांस को हम टिकाऊ माने मनोज सर? देखिए, टिकाऊ मानना बहुत खतरनाक है। वो इसलिए है कि जहां तक कि ट्रंप का सवाल है, ट्रंप खाली ये देखते हैं कि इसमें मेरा निजी फायदा क्या हो रहा है, मेरा अपना फायदा क्या हो रहा है। अच्छा, चाहे मुनी सर ने कहा कि जो हमारा जो इकोनॉमी जो है, वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी माना जाता है, इतनी लार्ज इकोनॉमी माना जाता है, ये सब कुछ तो ठीक है, पर सवाल ये है कि इस समय हमारी लेवरेज क्या है? क्या हमारे पास कोई ऐसी चीज है जिससे कि हम ट्रंप के ऊपर लेवरेज लगा सकते हैं? आपके प्रोग्राम के होने के पहले ये ऐलान किया था कि कुछ क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ आप लोग कहने वाले हैं। अब देखिए, ये क्रिप्टो का फायदा जो है ट्रंप के अपने फैमिली ने उठाया है, और ये क्रिप्टो की बात कही गई है जहां तक कि पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते हैं, तो वहां पे एकदम निजी फायदा जो है ट्रंप परिवार का, उसको देखना चाहिए। वहां पे क्या भारत के पास कोई ऐसी लेवरेज नहीं है जिससे कि हम जिसको हम आज इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हम ट्रंप को जो है चेकमेट कर पाए? वो तो हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारा पोटेंशियल जरूर है। अब यूएस और हमको जरूरत भी है अमेरिका की, ऐसी बात नहीं है। यूएसए का इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में, यूएस की जो जियोपॉलिटिकल सपोर्ट है इंडिया के लिए, ये सब फायदेमंद है। और हमारे जो रिश्ते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल वजह से हमारे रिश्ते जो हैं चीन के साथ उस स्तर पे नहीं हो सकते हैं जिस स्तर पे हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ हैं। क्योंकि चीन के साथ जो है हमारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, केवल बॉर्डर नहीं पर और भी जियोपॉलिटिकल हमारे दुश्मनी है अलग अलग विषय में। तो अब सवाल यह है कि हमको अमेरिका की जरूरत है, पर अमेरिका को हमारी कितनी जरूरत है? अभी कल की बात है कि अमेरिका में एक लीक हुआ है जिससे कहते हैं कि उनकी नेशनल डिफेंस पॉलिसी, जो नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी जो है, उसको बदलने वाले हैं। 2018 की जो नेशनल डिफेंस पॉलिसी थी उसमें चीन को डिटर करने की बात करी थी। अब कह रहे हैं कि हम केवल जो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर की डिफेंस पे जो है वहां पे एम्फेसिस देंगे, बाकी इलाका इंडो पैसिफिक और ये सब जो है वो छोड़ देंगे। तो ये तो एक बहुत ही मैं समझता हूं कि अलार्मिंग जिसको कहते हैं, जो कि पूरी इंडो पैसिफिक पॉलिसी को अपने सर पे खड़े कर देगी। हमारे सामने ये समस्या आ सकती है, तो इसलिए इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए और हमको कोई लेवरेज चाहिए जिससे कि हम अमेरिका को जो है चेकमेट कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं। एब्सोल्युटली सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि वाकई में जिसका जिक्र हमने किया भी इस चर्चा के बाद, हम वो आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे कि कैसे ट्रंप का जो ट्रंप टावर का चाइनीज़ कनेक्शन है, कैसे क्रिप्टो की वजह से एक चाइनीज़ कारोबारी जो कह रहे हैं ट्रंप वैसा ही करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके पाकिस्तान के कनेक्शन भी हैं। अब कुछ रस्म के तौर पर उस चाइनीज़ बिजनेसमैन पर कुछ कार्रवाइयाँ ज़रूर की गई हैं, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी है। एक तरह से ट्रंप एक्सपोज हो चुके हैं। बहरहाल वापस मैं जो अतुल जोशी सर आपके पास आ रहा हूँ, ज़रा
ये इस वक्त अमेरिका की आंतरिक स्थिति आर्थिक मामलों में बताइए सर। अभी जो लेटेस्ट जो वहाँ के जो नंबर्स आए हैं इकोनॉमी के, अनएम्प्लॉयमेंट का ज़बरदस्त हायर रिस्क पे है, कंज्यूमर स्पेंडिंग ज़बरदस्त स्लो डाउन पर है, मूडीज़ तो वार्न कर रहा है इकोनॉमी इज़ ऑन द ब्लिंक, जीडीपी के जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस दिए जा रहे हैं वो बड़े धाराशाही हैं। तो क्या ये जो आंतरिक स्थिति है, पहले तो हमको ये बताइए कि अमेरिका इस वक्त किस कगार पर खड़ा है आर्थिक रूप से, और उसने कितना पुश किया होगा अमेरिका को कि दोबारा से रिकैलिब्रेट किया जाए जो पुराने लोगों के साथ मैंने कुछ ज़्यादा ही ज़्यादती कर दी। देखिए, जैसे मैंने कहा कि उसकी इकोनॉमिक हालत जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। हम उसको एक प्रॉक्सी तरीके से देखें यूएस डॉलर को, तो जितनी भी बाय एंड लार्ज वेस्टर्न करेंसीज है, आप ईयू ले लीजिए, पाउंड ले लीजिए, स्विस फ्रैंक ले लीजिए, ऑस्ट्रेलियन डॉलर ले लीजिए, ये सब 15 से 30% एनुअलाइज लेवल पे अप्रिशिएट हो चुके हैं पिछले 9 महीनों में। 15 से 30% एनुअलाइज बेसिस, विच मीन्स के काफी वहां पे डेप्रिसिएशन हुआ है। दूसरी बात, यस डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही बड़ा इशू है, और उन्होंने जो इंटरनल कदम उठाए हैं, जैसे मैंने कहा था, एंटी माइग्रेशन जो उन्होंने कदम उठाए हैं, तो कॉस्ट काफी बढ़ रही है छोटे बिजनेसेस के लिए। तो कई सारे छोटे बिजनेसेस आज की तारीख में इमिग्रेंट्स जो इलीगल है उनको एम्प्लॉय करके थोड़ा प्रॉफिट बनाते थे। अब जब उनको वो पॉसिबिलिटी नहीं रही है, उनको लोकल बंदा जो प्रॉपरली सिटीजन है, जिसके पास वीजा है, वर्क परमिट्स है, उसको अगर एम्प्लॉय करना है तो कॉस्ट लगभग 2 से 3 गुना लेबर कॉस्ट बढ़ी जा रही है। तो डेफिनेटली एक अनएम्प्लॉयमेंट भी है और इन्फ्लेशन भी है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इकोनॉमी स्लो डाउन में है, तो डेट एक बहुत बड़ी इशू है वहां पे। 127% है जीडीपी का। और अगर आप रेटिंग एजेंसीज की तरफ से देखें तो उनका तो ये स्टेटमेंट है कि अगले 2-3 साल तो आप भूल जाइए, अगले 10 साल तक ये 125% से बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती। तो इसका सबका इंटरेस्ट कौन सर्विस करेगा? इतनी तो इनकम बढ़नी चाहिए, इतनी इनकम अगर जीडीपी स्लो डाउन है तो वो भी नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से रेटिंग धीरे धीरे उसकी नीचे की तरफ आनी चालू होगी। ये जो बना के रखे हैं स्टोरी और रेटिंग्स, मेरे ख्याल से ये काफी पॉलिटिकल दबाव के नीचे ये बनी हुई है। अगर आपको याद हो 2012 के आसपास जब S&P ने यूएस की AAA रेटिंग ले ली थी, उसको डाउनग्रेड करके AA+ किया था, तो विद इन अ मंथ S&P के ग्लोबल सीईओ को सैक कर दिया गया था, हटाया गया था उसकी पोजीशन से। तो ये एक आर्म ट्विस्टिंग है जहां पे इकोनॉमिक डेटा को मेरे ख्याल से थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर स्टैटिस्टिक्स की ऑफिस में अगर डेटा ठीक से नहीं आता है तो उसके बंदे को निकाल दो, फेडरल रिजर्व वाला नहीं मानता है उसको निकाल दो, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज से कहीं ना कहीं ये छुपाया जा रहा है कि उसकी अंदरूनी हालत कितनी बुरी है। तो जो आंकड़े आ रहे हैं सामने वो भी मेरे ख्याल से पूरी हकीकत नहीं बयान कर रहे हैं। ऑन द ग्राउंड इन्फ्लेशन काफी बढ़ चुका है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है, लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है और पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन भी काफी बढ़ रहा है। स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट के बीच की जो अनबन बनी रही है उससे भी मेरे ख्याल से एक ना सिर्फ इकोनॉमिक बट पॉलिटिकल डिवाइड भी होगा। तो ये सब चीजें कुल मिला के मेरे ख्याल से यूएस के लिए अगले जितने भी टाइम के लिए ट्रंप रहते हैं, जितने भी टाइम के लिए, ये बहुत मैं गर्वित इशारा कर रहा हूँ, अच्छे नहीं है। ओके, तो जब तक भी ट्रंप रहे उनके लिए सूरत हाल अच्छे नहीं रहेंगे। और वाकई में बड़ी विचित्र स्थिति है कि ट्रंप ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, हाथों हाथ उसको लपक्का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक बहुत अच्छा संदेश भी आया गया, लेकिन रेसिप्रोसिटी शायद ये स्ट्रेटेजिक ज़्यादा है। ऐसा भी हमें लगता है कि भाई अगर आप डाल तो हम भी पात, तो संभवतः यही इसी तरह का रुख भारत की तरफ से आया है। लेकिन जो आप तीनों से बातचीत करके जो सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है वो ये कि दोस्ती की पेशकश वहाँ से हुई है, इधर से भी उसको हाथों हाथ लिया गया है, लेकिन 2 चीज़ें बरकरार हैं जो दोनों तरफ की चिंताएं हैं। वो ये कि 50% टैरिफ अभी लगा हुआ है और भारत ने भी रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया है। तो दोनों खेमे अपने अपने मोर्चों पर डटे हुए हैं। अब देखते हैं आगे क्या रुख लेती हैं ये तमाम परिघटनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। मुनीष सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। मनोज जोशी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अतुल जोशी सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। ये थी हमारी कवर स्टोरी।
क्या ट्रंप एक चीनी बिजनेसमैन के हाथों की कठपुतली बन गए हैं? जी हां, चौंकिए नहीं। भारत पर मनमाना टैरिफ लगाने वाले ट्रंप अगर चाहकर भी चीन के खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या इसकी बड़ी वजह चीनी बिजनेसमैन है? ऐसी खबर सामने आ रही है कि चीनी मूल के एक बिजनेसमैन ने ट्रंप की कमजोर नब्ज पकड़ ली है। अब ये कौन है? आज हम इसी पर आपके लिए खुलासा लेकर के आए हैं। ये जिसने कमजोर नब्ज पकड़ी है, इसका नाम बताया जा रहा है जस्टिन सन नाम का ये कारोबारी ट्रंप के सबसे करीबी लोगों में से एक है, जिसे ट्रंप डिनर पर बुलाते हैं, जिसके साथ ट्रंप के बेटे मंच साझा करते हैं और ट्रंप के एक और बेटे जिसकी तारीफ करते नहीं थकते। यानी उस चीनी बिजनेसमैन में ऐसा क्या है कि पूरी ट्रंप फैमिली उसकी मुरीद बन चुकी है? ट्रंप के साथ आखिर जस्टिन सन का कनेक्शन क्या है? कैसे जस्टिन पर ट्रंप मेहरबान है और इसको लेकर अमेरिका में क्यों बवाल है, सवाल खड़े हो रहे हैं? यह बताने से पहले आपको ट्रंप के क्रिप्टो कारोबार के बारे में कुछ अहम जानकारियां देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह बड़ा खुलासा क्रिप्टो से ही जुड़ा हुआ है और इसके मूल में एक और बड़ा सवाल है, और वो ये कि आखिर भारत पर टैरिफ लगाने वाले ट्रंप चीन पर क्यों नर्म रहते हैं? अब सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप पर चीनी मूल के जो अरबपति हैं जस्टिन सन, उनका गहरा असर क्यों है? तरह इनके बारे में आपको बताते हैं। जस्टिन क्रिप्टो कंपनी ट्रोन के फाउंडर हैं और इन्हें क्रिप्टो किंग भी कहा जाता है। ट्रंप की क्रिप्टो कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल WLF, इसका जिक्र आगे होगा इसलिए याद रखिएगा। WLF में जस्टिन ने अब तक $75 मिलियन, जी हां, भारतीय रुपए में अगर आप आंकेंगे तो 661 करोड़ रुपए का निवेश किया हुआ है, और इसके बदले उन्हें कंपनी का एडवाइजर बनाया गया और ट्रंप परिवार के बेहद करीब लाया गया। आखिर कैसे जस्टिन सन ने ट्रंप को साधा, जरा ये भी समझिए। ट्रंप के डिनर में खास मेहमान हमेशा यही नजर आते थे। ट्रंप के बेटे इनके साथ मंच साझा करते हैं। एरिक ट्रंप के साथ विदेशी इवेंट्स में ये लगातार नजर आते हैं और ट्रंप ने खुद इन्हें $1 लाख की घड़ी भी गिफ्ट की। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जस्टिन की कंपनियों पर अमेरिकी एजेंसी SEC धोखाधड़ी की जांच जो कर रही थी, जैसे ही ट्रंप की कंपनी में निवेश बढ़ाया, इन्होंने जांच रोक दी गई। तो क्या यही वो चाइना कनेक्शन है जो ट्रंप को चीन के खिलाफ कड़ा स्टैंड लेने से रोक सकता है? क्योंकि जस्टिन भले ही अमेरिकी नागरिक हो, लेकिन उनका मूल और कारोबारी नेटवर्क चीन और हांगकांग से ही जुड़ा हुआ है। WLF जो ट्रंप की कंपनी है, WLF में ट्रंप, उनके बेटे एरिक और डॉन जूनियर शामिल हैं। शुरुआत में परिवार की हिस्सेदारी 60% थी, अब 40% हो गई, लेकिन कंट्रोल वही है, ट्रंप के फैमिली का ही कंट्रोल है। इसकी टोकन बिक्री से 75% और ऑपरेशनल रेवेन्यू से 60% पैसा ट्रंप फैमिली को जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर चुनाव जीतते ही WLF की बिक्री क्यों बढ़ गई? जवाब सीधा है, क्योंकि अब ट्रंप ही क्रिप्टो नीतियों के निर्माता भी हैं और उसके लाभार्थी भी हैं, दोनों हैं। 2019 तक ट्रंप, याद कीजिएगा, क्रिप्टो को घोटाला कहते थे, ड्रग मनी कहते थे, बिगेस्ट स्कैम कहते थे, लेकिन कंपनी शुरू होते ही उनका रुख बदल गया, क्योंकि क्रिप्टो लॉबी से फंडिंग और अरबों का मुनाफा ट्रंप के सामने था। इतना ही नहीं, अप्रैल 2025 में WLF ने पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो भी डील की, और ये याद रखिएगा, पाकिस्तान के साथ ये जो करार हुआ, ये पहलगाम में हुए आतंकी हमले के ठीक 4 दिन बाद हुआ। क्या कनेक्शन है इसका? पूर्व अमेरिकी NSA जैक सुल्लिवन ने आरोप लगाया कि ट्रंप अपने निजी स्वार्थों के लिए भारत को छोड़कर अब पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, और आपने सबने ये देखा। और चीन पाकिस्तान के इस गठजोड़ में शामिल है, ऐसे आरोप भी लगाए जाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हाल ही में लिखा कि WLF ने सरकार और प्राइवेट मुनाफे की सीमा ही मिटा दी है। अब खबर यह है, हालांकि इस बीच, कि कंपनी ने जस्टिन सन के टोकन फ्रीज कर दिए हैं, लेकिन अब इसे दिखावटी दूरी भी बताया जा रहा है। दरअसल ट्रंप फंस गए हैं, एक्सपोज हो गए हैं। ट्रंप पर चीन से रिश्ता होने का आरोप ना लगे, इसलिए कहा यह जा रहा है कि अब थोड़ी बहुत सख्त रुख भी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये था ट्रंप टावर का चाइनीज कनेक्शन, और हमने आपको बताने की कोशिश की कि कैसे ट्रंप अब एक चीनी कारोबारी की हाथों की कठपुतली बन गए हैं। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।